साथियों नमस्कार। साथियों अपने जो भारतीय भूगोल की क्लासें चल रही थी उस भारतीय भूगोल की क्लास में हम तीन टॉपिक्स पूरे कर चुके हैं। पहला टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार, दूसरा टॉपिक बात करें सामान्य परिचय और तीसरा टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं। आज जो चौथा टॉपिक लेके आया हूं, कौन सा टॉपिक है, वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर बात करें तो हम कह सकते हैं रीट, पटवारी या फिर पटवारी की बार इंडिया ज्योग्राफी शामिल की है, पहले तो नहीं थी। इसके बाद में एसआई की बात करें, बड़े लेवल की बात करें तो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भारत का अपवाह तंत्र। टॉपिक का नाम क्या है? भारत का अपवाह तंत्र। सबसे पहली बात तो यह रहती है कि सर अपवाह का अर्थ क्या रहता है? क्या रहता है? अपवाह का अर्थ क्या है? अपवाह का अर्थ होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। किसके फैलाव की बात की जा रही है यहां पर? क्योंकि मैं जब आप कौन सा भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो उस टॉपिक के क्या थोड़ी सी बातें जीरो से करता हूं, सामान्य परिभाषा की बातें करता हूं, ताकि कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिनको जो ज्योग्राफी से क्या है हमेशा दूर रहे, लेकिन अब उनको किसी कारणवश मजबूरी वजह से उसको पढ़ना पड़ता है, तो उनको इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए कि सर है क्या, चलो रट सकते हैं। रटी हुई चीज तो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अगर आप समझ लेते हो, समझने के बाद में वो चीज आपके लिए अनलिमिटेड आपके दिमाग के अंदर सेव हो जाती है। तो कहने का कि अपवाह का मतलब फैलाव। किसका फैलाव? तो फैलाव यहां पर बात की जा रही है सर जल के फैलाव की। किसकी बात की जा रही? जल के फैलाव की बात की जा रही है। तो सर आपने बता दिया कि अपवाह का फैलाव होता है, फैलाव किसका? जल। यहां पर जल के फैलाव की चर्चा की जाएगी। हाँ, कौन से जल के फैलाव की बात की जाएगी? तो यहां पर जल के फैलाव की बात की जाएगी, वो रहेगा वर्षा जल की। किसके? वर्षा का जल है, उस वर्षा के जल की क्या की जाएगी? फैलाव की चर्चा की जाएगी। तो सर आपने इसका शाब्दिक अर्थ तो बता दिया, लेकिन इसकी परिभाषा भी चर्चा कर लेते हैं। क्या रहती है कि अपवाह किसे कहते हैं? अपवाह का अर्थ है कि प्राकृतिक वर्षा के जल का पृथ्वी पर फैलाव को ही अपवाह है कहा जाता है। कहने का हमने क्या इसकी परिभाषा क्या बनाई कि प्राकृतिक वर्षा के जल का पृथ्वी पर फैलाव को ही क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। कहने का जो वर्षा जल है, वो वर्षा जल है पृथ्वी के स्थल भाग पर जिस जिस रूप में हमें क्या फैला हुआ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। किसके रूप में फैला हुआ दिखाई देता है? हमें फैला हुआ दिखाई देता है किसके रूप में? हम कह सकते हैं सर नदियों के रूप में। नदियों की बाद में बात की जाए किसके रूप में दिखाई देता है? और देखें तो झीलों के रूप में। झीलों के बाद में बात की जाए किसके रूप में? तालाबों के रूप में। और देखी जाए तो बावड़ियों के रूप में, जो प्राकृतिक स्थल है। तो ये सारे क्या रहते हैं? प्राकृतिक स्थल रहते हैं जिसके अंदर वर्षा जल का क्या रहता है? फैलाव रहता है। तो ये सभी के सभी गुण किसके अंदर पढ़ते हैं? हम इनको अगर पढ़ते हैं अपवाह तंत्र के अंदर। आज हम अपवाह तंत्र के अंदर जिसकी चर्चा करेंगे वो सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? वो करेंगे अपवाह तंत्र में नदियों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? नदियों की चर्चा करेंगे। तो आप ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी टॉपिक के अंदर तक पहुंचने के लिए कुछ सामान्य की बातें करनी पड़ती है। बात करते हैं सबसे पहले किसकी? हम बात करेंगे आज भारत की नदियों की। किसकी बात करेंगे? भारत के नदियों की। अपवाह तंत्र के अंदर हम किसकी चर्चा करेंगे? हम करेंगे भारत की नदियों की। भारत की नदियां किसकी चर्चा की जाएगी? भारत की नदियां। देखो, भारत की नदियां हैं, उस नदियों को उद्गम स्थान के आधार पर, किसके आधार पर? उद्गम स्थान के आधार पर। देखो, नदियों से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नदियों से लंबाई वाले क्वेश्चन आजकल के एग्जाम है उनके अंदर नहीं पूछे जाते। आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं नदियों के, सबसे पहले बनते हैं किसके आधार पर? वो बनते हैं परियोजना के आधार पर, कि किस नदी पर कौन सी परियोजनाएं चली जा रही है। जैसे विद्युत परियोजना की बात की जाए, सिंचाई परियोजना की बात की जाए, पेयजल परियोजना की बात की जाए, इस प्रकार की कुछ परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर नदियों के बात करें, परियोजना के बाद में रहती है कि उस नदी पर कोई दूसरी योजना शुरू की है। परियोजना अलग होती है, एक योजना अलग होती है।
योजना कौन कौन सी मान लो कि जैसे गंगा के अंदर क्या है, बहुत सारी गंगे योजना इस प्रकार की जो गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं शुरू होती है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर उस नदी पर कुछ बांधों से क्वेश्चन बनते हैं, किससे बनते हैं, बांधों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, वो बांध भारतीय स्तर पर या फिर राजस्थान के स्तर पर या फिर विश्व स्तर पर कोई विशेषता रखता है क्या। इसके अलावा देखा जाए तो ओरएम के अंदर क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, ओरएम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं कि इस नदी के आसपास कोई और कोई विशेषता है क्या, कहने का कोई सभ्यता वगैरह स्थित है क्या, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर इसके अलावा बात करें तो कोई नदियों की क्या सहायक नदियों से, जिसे नदियों की सहायक नदियों से भी क्या है क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा और बात करें तो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये नदी जो जिस नदी की हम चर्चा करें वो नदी वर्तमान के अंदर कोई चर्चा में रही है क्या, जैसे मान लो कोई बाढ़ की स्थिति को लेकर, सिंचाई की स्थिति को लेकर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी उनसे बनने की ज्यादा आशा रहती है। तो ज्यादातर तो यहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हाँ, अब पढ़ने को तो अनेक है, कुछ ही पढ़ सको, नदियों के किनारे शहरों की चर्चा करो, नदियों के किनारे और भी अनेकों विशेषता है उसकी चर्चा करते रहो, लेकिन ज्यादातर ये रहती है। या फिर उनसे क्वेश्चन रहता है कहां से, या फिर उनसे क्वेश्चन रहता है विस्तार से लेकर कि ये नदी कौन से देश, कौन से राज्य, कौन से जिले के फैली हुई, विस्तार। और या फिर थोड़ी सी चर्चा रह सकती है, वो किससे रह सकती है, उद्गम स्थान को लेकर। तो देखो हम इस नदियों को इसी कड़ी के आधार पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्तमान के अंदर किस प्रकार से नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो चलो चलते हैं। तो भारत की जो नदी है, कि भारत की नदियों को उद्गम स्थान के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों। कहने का भारत की नदियां कहां से प्रारंभ होती है, उस स्थान के आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। किसके आधार पर, उद्गम स्थान के आधार पर भारतीय नदियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में। गुरु जी कौन कौन सी, एक तो भारत की नदियां प्रारंभ होती है कहां से, हिमालय तंत्र से। तो हिमालय से नदियां प्रारंभ होती है, उन्हें कहते हैं हिमालय तंत्र की नदियां। और कुछ नदियां प्रारंभ होती है वो कहां से, प्रायद्वीपीय भारत से। प्रायद्वीपीय भारत से प्रारंभ होने वाली नदियों क्या कहते हैं, दक्षिणी या फिर प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि भारत के अंदर नदियों का उद्गम 2 स्थानों से होता है या फिर 2 क्षेत्रों से होता है, एक दक्षिणी भारत से और एक उत्तरी भारत से। उत्तरी भारत की नदियों को हिमालय तंत्र की नदियां कहा जाता है, दक्षिणी भारत की नदियों क्या कहता है, प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां कहा जाता है। इन नदियों की अगर बात की जाए तो जो हिमालय तंत्र से नदियां निकलती है, कौन सी, जो हिमालय तंत्र से नदियां निकलती है, इन नदियों को क्या कहा जाता है, हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियों को कहा जाता है पूर्ववर्ती, क्या, पूर्ववर्तीय नदियां कहा जाता है। कहने का पूर्ववर्ती का अर्थ हो गया कि ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलते, ये नदियां हिमालय के उद्गम होने से पहले ही यहां से बहती थी। इस वजह से इन नदियों को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्तीय नदियों के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको अन्य नाम से पुकारे, जिसे प्रत्यानुवर्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यानुवर्ती नदियों के नाम से भी जाना जाता है। कहने का हिमालय से निकलने वाली नदियों को क्या, पूर्ववर्तीय नदियां या फिर इसे प्रत्यानुवर्ती नदियों के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो नदियां हिमालय से निकलती है, ये नदियां क्या है, प्राचीन हिमालय के उद्गम होने से पहले भी क्या है, यहां से बहती थी। कहने का हम बात करें कि हिमालय की उत्पत्ति कौन से कालखंड के अंदर हुई थी, तो टरसरी कालखंड के अंदर हुई थी। लेकिन ये नदियां क्या है, टरसरी कालखंड से पहले भी क्या है, इस स्थान से बहा करती थी। इसलिए इन नदियों को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्तीय या इन्हें प्रत्यानुवर्ती नदियां भी कहा जाता है। लेकिन कहां से, जो नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती, इन नदियों को क्या कहा जाता है, इन नदियों को कहा जाता है अनुवर्ती। क्या कहा जाता है, अनुवर्ती नदियां। ये ऐसी नदियां हैं जो इन नदियों से भी प्राचीन है। कहने का इन नदियों से भी पहले ही क्या उद्गम हो चुकी थी, और इन नदियों से पहले भी ये नदियां बह रही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनुवर्तीय नदियां भी कहा जाता है। तो कौन कौन सी नदियां, जो अनुवर्तीय नदियां, दक्षिणी भारत में बहने वाली सहायक नदियां कौन सी होगी, अनुवर्तीय नदियां। और हिमालय से बहने वाली अगर मैं बात करूं, जैसे आप कह सकते हो गंगा, बड़ी बड़ी मुख्य बातें करूं, सिंधु, या फिर बात करूं तो कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ये सारी नदियां क्या रहती है,
पूर्ववर्तीय नदियां या फिर प्रत्यानुवर्तीय नदियां रहती है। लेकिन दक्षिणी भाग में बात करूं, जैसे गोदावरी की बात कर सकते हो, कृष्णा की बात कर सकते हो, कावेरी की बात कर सकते हो, महानदी की बात कर सकते हो, नर्मदा की बात कर सकते हो, ताप्ती की बात कर सकते हो। ये सारी नदियां कौन सी है? अनुवर्ती नदियों के नाम से जानी जाती है। अगर इन नदियों की मैं क्या कहूं विशेषता की बात करें, देखो तो पहले एक छोटी सी अलग बात करता हूं कि इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ववर्तीय जो हिमालय से निकलती है, और जो कि प्रायद्वीप भाग से निकलती है, इन्हें क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदियां कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई नदी, क्या ऐसी कोई नदी जो किसी नदी के क्या, ऐसी कोई नदी जो किसी नदी के क्या संपूर्ण पर जाकर मिलती हो, कहने का संपूर्ण कह सकते हो, या फिर किसी की क्या हो? सहायक। क्या कहा मैंने? कि ऐसी कोई नदी किसी के संपूर्ण पर जाकर मिलती हो, या फिर उसकी क्या हो? सहायक नदी हो। और ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? ऐसी नदियों को कहा जाता है परवर्तीय नदियां। वर्तीय नदियां क्या कहता है? कि ऐसी नदियां जो किसी नदी के क्या संपूर्ण पर जाकर मिलती हो, या फिर उसकी क्या हो? सहायक हो, उस नदियों को क्या कहा जाता है? तो परवर्तीय नदियां कहा जाता है, जो भारत में क्या है? सर्वाधिक है। कौन सी है? सर्वाधिक। तो भारत में अधिकतर किस प्रकार की नदियां पाई जाती है? अधिकतर नदियां पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी परवर्तीय नदियां, कहने का सहायक नदियां ज्यादातर पाई जाती है। लेकिन उसके बाद में बात करें तो अपने कौन सी पूर्ववर्तीय या फिर प्रत्यानुवर्ती नदियां पाई जाती है, उससे सबसे कम पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? अनुवर्ती। ये छोटी है, अपवाद इनका अधिक है, इस वजह से ये क्या है अपने भारत के दूसरे स्थान पर है। लेकिन सर्वाधिक नदी है वो कौन सी पाई जाती है? संपूर्ण या फिर सहायक नदियां, जिसे हम क्या करते हैं? परवर्तीय नदियों के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें क्या कि इन नदियों की कोई विशेषता है क्या, तो इन नदियों से लेकर के कोई विशेषता बनती है, तो पहली बात तो क्या बनती है? देखो, अगर मैं विशेषता से लेकर बात छेड़ूं तो क्या रहती है कि जो हिमालय तंत्र से नदियां निकलती है, क्या कहा मैंने? जो हिमालय तंत्र से नदियां निकलती है, इन नदियों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सदा वाहिनी। क्या कहता है? सदा वाहिनी, या फिर इन्हें क्या कहते हैं? 12 मासी। 12 मासी नदियां भी कहा जाता है। कहने का सदा वाहिनी का अर्थ हो गया कि हिमालय से निकलने वाली नदियां पूरे 12 महीने तक क्या करके, जिस स्थान से अगर चाहिए वर्षा ऋतु में हो या फिर आप कह सकते हो ग्रीष्म ऋतु के अंदर, वो पूरे 12 महीने के एक जैसी बहती है। इस नदियों को क्या कहा जाता है? 12 मासी या फिर सदा वाहिनी नदियां कहा जाता है। लेकिन ये जो नदियां हैं, ये नदियां केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है? ये करती है वर्षा पर डिपेंड। इस कारण इन नदियों को मानसूनी नदियां, या फिर कह सकते हो वर्षा ऋतु नदियां, वर्षा ऋतु नदियां भी कहा जाता है। सर कौन सी नदियों को वर्षा ऋतु कहा जाता है? तो अनुवर्ती नदियों को वर्षा ऋतु, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु या फिर मानसून नदियां कहा जाता है। लेकिन कह सकते हो पूर्ववर्तीय या फिर प्रत्यानुवर्ती या फिर हिमालय तंत्र की नदियों को क्या कहा जाता है? सदावाहिनी, और वृद्धि में क्या कहा जाता है? 12 मासी नदियों के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके बाद में, तो दूसरी इसकी विशेषता रहती है, वो क्या रहती है? हिमालय की ऊंचाई अधिक है, दक्षिणी भारत की ऊंचाई क्या है? कम है। दक्षिणी भारत की जो पर्वतमालाएं या फिर पहाड़ियां हैं वो हिमालय की तुलना में क्या है? ऊंचाई में कम है। हमने जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था उसके जो क्लासेस देखना और उत्तरी हिमालय की क्लासेस भी देखना, तब पता चलेगा कि प्रायद्वीपीय भारत है उसकी ऊंचाई कम है और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई क्या अधिक है। तो यहां से नदियां निकलेंगी, वो सबसे पहली बात तो क्या निकलेंगी? तीव्र गति से। क्या निकलेंगी? तीव्र गति से। ये नदियां क्या बहती है? तीव्र गति से। और ये नदियां क्या बहती है? मंद गति से। क्या बहती है? मंद गति से। तो कहने का प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या करती है? मंद गति से। और गुरुजी कौन से? उत्तरी पर्वतीय हिमालय तंत्र की नदियां क्या बहती है? तीव्र गति से। तीव्र गति से बहने के कारण ये नदियां सर्वाधिक गुरुजी क्या करती है? तीव्र गति से बहने के कारण ये नदियां सर्वाधिक क्या करती है? मृदा आपर्दन। क्या करती है? मृदा आपर्दन। लेकिन ये नदियां मध्य गति से बहने के कारण मृदा आपर्दन बहुत ही कम मात्रा में करती है। कहने का ये मृदा का आपर्दन कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा पठारी भाग है, और पठारी भाग होने के कारण, क्यों दूसरी बात ये नदियां धीमी गति से बहती है, धीमी गति में बहने का इतनी पानी में स्पीड नहीं रहती कि पत्थर को बुलंदशील करके अपने साथ बहा सके। लेकिन ये नदियां स्पीड अधिक होती है, इस वजह से ऊंचाई से ज्यादा गिरती है, इस वजह से ये सर्वाधिक क्या करती है? मृदा आपर्दन करती है।
मृदा अपरदन करने के कारण ये नदियां क्या करती है, सर्वाधिक मैदान क्या करती है, मैदानों का विस्तार करती है। किसका करती है, मैदानों का विस्तार करती है। आप ये कह सकते हो भारत का उत्तर जो विशाल मैदान है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, हिमालय तंत्र से आने वाली नदियां। लेकिन ये नदियां हैं, ये मैदानों का निर्माण नहीं करती। क्या नहीं करती, मैदानों का निर्माण नहीं करती, का निर्माण नहीं करती। देखो इसके बाद में और बात देखो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो बात करते हैं इसके बाद पांचवी की और विशेषता बनती है क्या। देखो पांचवे की और विशेषता की बात की जाए तो क्या रहती है, पांचवे की विशेषता की बात की जाए सर ये रहती है कि ये नदियां हैं, ये क्या है, इस नदियों की तुलना में क्या है, नवीन है। ये नदियां क्या है, नवीन है। किसकी नदियां, नवीन नदियां। किसकी, प्राचीन काल की तुलना में। ये नदियां इसकी तुलना में क्या है, प्राचीन, मतलब बूढ़ी है। प्राचीन कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, बूढ़ी। बूढ़ी नदियां, ये प्राचीन समय से बह रही है, क्योंकि गोंडवाना के पठारी भाग में बह गोंडवाना का है, जो क्या है अपने हिमालय से पहले का एक प्राचीन भाग है, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई। इसका इन्हें प्राचीन नदियां कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, नवीन नदियों के नाम से भी जाना जाता है। अगर और इनकी बात की जाए तो ये जो हिमालय से नदियां, ये क्या करती है, जैसे हिमालय से क्या करती है, निकलती है, तो मार्ग के अंदर क्या करती है, बड़े बड़े महाखंडों का निर्माण करती है। कहीं अगर ऊंचाई से गिरती है, ऊंचाई से गिरने का बड़े बड़े महाखंडों का निर्माण करती है, तो महाखंडों का निर्माण होने का वहां पर बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, जलप्रपातों का निर्माण भी होता है। तो कहने का आप यहां पर लिख सकते हो कि इन नदियों के द्वारा, ऐसे लिखते हो, इन नदियों के द्वारा मार्ग में विशाल महाखंड, विशाल महाखंड और विशाल महाखंड का निर्माण करते हुए जलप्रपातों का निर्माण भी करती है। तो कौन सी नदियां सर्वाधिक गुरुजी क्या है, जलप्रपातों का या विशाल महाखंडों का निर्माण करती है, तो हिमालय तंत्र की नदियां। लेकिन ये नदियां हैं, ये गुरुजी क्या विशाल महाखंडों का निर्माण नहीं करती, ये केवल और केवल क्या थोड़ी थोड़ी आप कह सकते हो चट्टानों का ये कटाव करती है, लेकिन ये विशाल महाखंडों का निर्माण नहीं करती, इसके विपरीत में नहीं करती। अगर बात की जाए गुरुजी इसके बाद में और कोई इसकी विशेषता रहती है कि इन नदियों पर सर्वाधिक बाढ़ आती है, इन नदियों में बाढ़ की मात्रा बहुत कम रहती है, कम रहती है। तो कहने का सर्वाधिक बाढ़ों वाली, सर्वाधिक बाढ़ उत्पन्न करने वाली, सर्वाधिक बाढ़ उत्पन्न करने वाली कौन सी नदी है, हिमालय तंत्र की नदी है। लेकिन इन नदियों की तटों पर बाढ़ नहीं आता, बाढ़ की स्थिति नहीं रहती, नहीं रहती। और अगर इनकी बात की जाए तो क्या गुरुजी ये ऊंचाई से गिरते हैं, इस वजह से आप थोड़ी बात से और लिख सकते हो क्या जलप्रपात के साथ साथ ये गार्जों का निर्माण करती है। गार्ज किसे कहते हैं, उसी जलप्रपात की तरह एक गहरा गड्ढा बन जाता है, उस गहरे गड्ढे को क्या कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है। और अगर इसकी नदियों की बात की जाए तो ये नदियां किस आकृति में बहती है, आकृति की बात की जाए इन नदियों की आकृति कैसी रहती है, आकृति की बात की जाए तो ये नदियां कैसी आकृति की निर्माण करती है। पहली बात तो ये नदियां क्या करेगी, अपने मुहाने पर किसका निर्माण करेगी, डेल्टा का। डेल्टा के साथ साथ इंडिया स्पीड से बहेगी तो बीच बीच में क्या बनती जाएगी, खाइयां बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी, खाइयों के द्वारा यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, गुफाओं का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, तो आप यहां पर कह सकते हो गुरुजी डेल्टा और खाइयों में गुफाओं का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है, तो हिमालय तंत्र की नदियों क्या कहा जाता है, डेल्टा या खाइयां। और बीच बीच में इनमें क्या बनती जाएगी, कुछ झीलें बनती जाएगी, छोटी छोटी क्या बनती जाएगी, झीलें बनती जाएगी। उन झीलों को क्या कहा जाता है, गोखरू झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोखरू। कहने का नदियां चल रही है और नदियां चलती चलती क्या है, बीच में बाहर से थोड़ा सा पानी निकल गया, इस प्रकार से क्या यहाँ पर झील बन गई, फिर क्या है इस तरफ और झील बन गई,
इस प्रकार से ये नदियों के आसपास जो झीलें बनती है उन झीलों को क्या कहा जाता है, गोखर, क्योंकि ये विस्तृत रूप में फैलती चलती है। लेकिन ये नदियां विस्तृत रूप में फैलती नहीं, क्योंकि पठारी भाग होता है, पठारी भाग में रास्ता इनका क्या रहता है, स्थायी रहता है, ये अपने रास्ते से बदलती भी रहती है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, गोखरू जिला का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, खाइयों और गुफाओं का निर्माण भी होता है। लेकिन इन नदियों की अगर आकृति की बात की जाए तो इन नदियों की आकृति कैसी रहती है, इन नदियों की आकृति रहती है वृक्षनुमा। कहने का आसपास से छोटी छोटी नदियां आकर मतलब पेड़ की टहनियों की तरह, जैसे इस प्रकार से इनकी नदियां आकर मिलती रहती है और इस प्रकार से इनका क्या हो जाता है, आकार होता है। इस आकार को क्या कहा जाता है, वृक्षनुमा आकार कहा जाता है। क्लियर बात है। तो ये थी इनकी कुछ अलग विशेषताओं की चर्चा जो हमने देखी। अब बात करेंगे इसके बाद में क्या गुरुजी, इसके बाद में भारतीय नदियों तंत्र को कितने भागों में और उप विभागों में डिवाइड किया गया है क्या, तो देखो इसके बाद में चर्चा करते हैं क्या कि एक तो हमने क्या बनाया था, उद्गम स्थान के आधार पर हिमालय तंत्र, हिमालय तंत्र, और एक हमने क्या बनाया, एक बनाया प्रायद्वीपीय तंत्र। दो बनाए, ये दोनों किसके आधार पर बनाए थे, ये बनाए थे उद्गम स्थान के आधार पर। किसके आधार पर बनाए, उद्गम स्थान के आधार पर। अब जो हिमालय तंत्र की नदियां है, इस हिमालय तंत्र की नदियों को किसके स्थान पर आप कह सकते हैं, समाप्ति, समाप्ति स्थल के आधार पर। समाप्ति स्थल के आधार पर इन नदियों को कितने भागों में बांटा गया, इन नदियों को बांटा गया दो भागों में। कौन कौन सी गुरुजी, एक को तो कहा जाता है अरब सागरीय नदियां। कहने का ऐसी नदियां जो कहां से निकलती हो, हिमालय तंत्र से निकलती हो, लेकिन अपना जल कहां पर गिराती हो, अरब सागर में गिराती है, उन्हें क्या कहते हैं, अरब सागरीय नदीय तंत्र कहा जाता है। लेकिन कुछ नदियां हिमालय तंत्र से निकलकर अपना जल कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, उन्हें क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी अक्वा तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो गुरुजी हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं, और हिमालय से निकलकर कहां हम कह सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं। तो इन नदियों की चर्चा करें तो पहली आपकी नदी रहती है जो हिमालय तंत्र से निकलती है और अपना जल कहां पर गिराती है, अपना जल गिराती है अरब सागर में। वो नदी कौन सी, सिंधु के सहायक नदियों की बात की जाए, एक नदी आती है कौन सी, झेलम। तीसरी नदी की बात, दूसरी नदी की बात की जाए तो कौन सी आती है, चिनाब। तीसरी नदी की, चौथी नदी की बात की जाए तो कौन सी आती है, रावी। रावी के बाद में बात की जाए तो कौन सी, व्यास। और व्यास के बाद में बात की जाए तो कौन सी, सतलज। ये ऐसी नदियां हैं जो कहां से निकलती है, हिमालय तंत्र से निकलती है और सारे सारे अपना जल जाकर कहां पर गिराती है, वो गिराती है अरब सागर के अंदर। अगर बात की जाए क्या गुरुजी कि ऐसी नदियां जो कहां से, हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इन नदियों को क्या नदी तंत्र के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो रहती है कौन सी नदी, गंगा नदी तंत्र, और एक रहता है कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र की ऐसी कौन सी कोष नदियां जो हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र के साथ सहायक होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और ऐसी कौन सी गंगा की सहायक नदियां जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। नदियों की बात की जाए तो गंगा की अगर नदियों की बात की जाए तो पहली नदी आती है कौन सी, बिलांगना। कौन सी नदी, बिलांगना। बिलांगना गंगा की सहायक है और हिमालय से निकलती है और जल कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी। तो गंगा में आके मिलेगी, इसका मतलब जल कहां पर गिरेगा, बंगाल की खाड़ी। दूसरी बात की जाए तो विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। अगर तीसरी बात की जाए तो कौन सी आ जाएगी, यमुना। चौथी बात की जाए तो कौन सी आ जाएगी, रामगंगा। पांचवी बात की जाए तो कौन सी आ जाएगी, गोमती। फिर छठी गंडक। सातवीं बात की जाए तो कौन सी, घाघरा। ऊपर ले लेता हूं, फिर आठवीं की बात की जाए तो कौन सी आ जाएगी, काली। नवीं की बात की जाए तो कौन सी आ जाएगी, महानंदा। एक महानदी है, एक महानंदा है।
नंदा दूसरी है। और बात की जाए कौन सी आ जाएगी, एक आ जाएगी आपकी सोन, कौन सी आ जाएगी, सोन। इस प्रकार की ये नदियां क्या रहती है गुरुजी, ये रहती है गंगा की सहायक नदियां और निकलती कहां से, हिमालय से, अपना जल कहां पर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अगर बात की जाए कि ब्रह्मपुत्र की नदियों की बात की जाए, ब्रह्मपुत्र की एक नदी आती है, नदी का नाम क्या है, दिहांग। दूसरी नदी की बात की जाए तो बूढ़ी दिहांग। और बात की जाए तो तीसरी में आती है सुरमा, सुरमा को बराक भी कह सकते हो, बराक भी इसी का नाम है। अगली बात की जाए तो कौन सी आ जाएगी, मेघना। मेघना के बाद में बात की जाए तो कौन सी आ जाएगी, लोहिती। लोहिती के बाद में बात की जाए 6 नंबर पर रंगा। 7 नंबर पे बात की जाए तो सुरमा, सॉरी सुरमा नहीं, तीस्ता। इस प्रकार की ये नदियां क्या रहती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आती है और हिमालय से निकलकर अपना जल कहां पर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद में बात करते हैं क्या सर, प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं जो कहां से अपने बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है और कौन सी अरब सागर में जल गिराती है। तो इनको भी क्या समाप्ति स्तर के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया, देखो यहां पर लिख सकते हो समाप्ति स्तर, समाप्ति स्तर। समाप्ति स्तर के आधार पर इन्हें भी कहते हैं 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी, वही सेम की सेम। एक तो रहती है आपकी कौन सी, अरब सागर, अरब सागरीय नदियां, और एक वही बात कौन सी रहती है, बंगाल की खाड़ी नदियां, बंगाल की खाड़ी नदियां। अरब सागरीय नदियां, अरब सागरीय नदियां को गुरुजी किसके आधार पर, खाड़ी के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में। क्या है कि यहाँ अरब सागर के अंदर 2 खाड़ियां बनी हुई है, उन अलग अलग खाड़ियों में क्या है, जल गिराती है। तो वो कौन कौन सी खाड़ी है, एक खाड़ी को तो कहा जाता है क्या, कच्छ खाड़ी, और एक खाड़ी को क्या कहा जाता है, खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भाग की नदी है, पहली नदी का नाम है लूनी। क्या नाम है, लूनी। दूसरी नदी की बात की जाए तो कौन सी रहती है, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। ये 2 नदियां हैं जो कहां से निकलती है, प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है और कहां पर जाके गिरती है, कच्छ की खाड़ी में। और अगर मैं खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात की जाए तो पहली तो आती है आपकी कौन सी, साबरमती। कौन सी, साबरमती किसकी है, प्रायद्वीपीय भाग की है। अरब सागर की कौन सी खाड़ी में जाके गिरती है, खंबात की खाड़ी में। दूसरी नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी है, माही। माही भी कहां से, प्रायद्वीपीय भाग से निकलकर अरब सागर की कौन सी खाड़ी में गिरती है, खंबात। माही के बाद में बात की जाए तो कौन सी, नर्मदा। नर्मदा के बाद में बात की जाए तो 4 नंबर पे आती है कौन सी, ताप्ती। ये ऐसी नदियां हैं जो कहां से निकलती है, प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन मैं बात करूं किसकी, बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी को भी कहते हैं कि 2 खाड़ियां यहां पर, एक बंगाल की खाड़ी है, एक का नाम क्या है, एक तो आगे बंगाल की खाड़ी और एक रहती है आपकी कौन सी, जिसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। इस मन्नार की खाड़ी में भी कुछ नदियां गिरती है। कौन कौन सी नदियां, देखो पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पहली नदी है, नदी का नाम क्या है, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा कहां से निकलती है, प्रायद्वीपीय भाग से और जाके कहां पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और अगर बात की जाए स्वर्ण रेखा के नीचे बात करता हूं तो आती है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। कौन सी नदी है, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी के बाद में बात की जाए तीसरी रहती है महानदी। अब बताएं, एक महानंदा थी, महानंदा तो किसकी थी, गंगा की साइड थी। कहां पर है, ये देखो यहां पर लिखा था मैंने महानंदा, लेकिन ये महानदी है। 4 नंबर पे बात करूं तो कौन सी आती है, गोदावरी। गोदावरी के बाद में बात करूं तो कृष्णा, और अगली नदी आती है, इसका नाम क्या है, कावेरी। ये ऐसी नदियां जो कहां से निकलती है, प्रायद्वीपीय भाग से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती है, जल गिराती है। लेकिन मैं बात करूं इसकी मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी है, नदी का नाम क्या है, पेरियार। पेरियार एक नदी जो कहां से निकलती है, प्रायद्वीपीय भाग से निकलकर मन्नार की खाड़ी में जल गिराने वाली एक नदी है।
तो ये था आपकी नदियों के जो अलग अलग विभाग है उनकी बातें। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो चलो साथ साथ क्या एक नोटबुक रखा करो और नोटबुक के माध्यम जिस प्रकार से मैं डायग्राम बनाता हूं उस प्रकार से आप भी क्या डायग्राम बनाकर इस प्रकार से पढ़ोगे तो कभी भी नदियों के इक्वेशन गलत होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों से सुनने में आया कि गुरुजी नदियां याद नहीं रहती, गुरुजी नदियां याद नहीं रहती। मैं कहता हूं नदियां तो कभी जीवन भर भूल ही नहीं पाओगे अगर मैं डायग्रामों के माध्यम से जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस प्रकार से आप पढ़ोगे, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो कभी भी नदियों से इक्वेशन गलत होने की कोई संभावना ही नहीं प्रकट होगी। बात क्या रहती है इसके बाद में? इसके बाद में बात यह रहती है गुरुजी कि भारत के अंदर क्या कहा मैंने, भारत के अंदर भारत में लगभग कहते हैं कितनी 4000 के समथिंग क्या नदियां पाई जाती है। भारत में लगभग 4000 के समथिंग नदियां पाई जाती है। उनके अंदर से गुरुजी कितनी 14 नदियां तो क्या है बृहद नदी है। क्या है? बृहद नदी, मतलब बड़ी नदी है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, इस प्रकार से 14 नदियां तो क्या है बृहद नदी है। और लगभग कितनी 201 नदियां क्या है लघु नदी है। क्या है? लघु नदियां, जो उसके बाद में छोटी नदियां या फिर कह सकते हो इनकी सहायक नदी है। लेकिन ऐसी नदियां जिनको सिर्फ नाम के रूप में देखा जाता है या फिर ऐसी नदियां जिनकी चर्चा कोई विशेषता नहीं है, वो नदियां बाकी बची अन्य वो नदियां क्या रहती है निम्न नदियां हैं। निम्न नदियों की संख्या कितनी है तो आप बाकी बच्चे बीचे वो सारी कौन सी है निम्न नदी है। तो आज इतना ही। कल जो हम चर्चा करेंगे एक नदी को उठाकर चर्चा करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास क्या रखेंगे, पहले भारत की नदियों को पूरा करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, अन्य मित्रों से कमेंट भी करवा दिया करो और इनको सब्सक्राइब करवाया करो। यार तुमसे इतना तो सहयोग कर ही सकते हो, ठीक है? मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो थोड़ा सहयोग आप भी करता करो। आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हमने अगर आपको फ्री क्लास मिली है इसके लिए हमें भी थोड़ा सा लाल बटन दबाने में कहां आपको खर्चा करना पड़ता है, कोई खर्चा नहीं। अगर कोई आपसे इतनी उम्मीद चाहता है तो उम्मीद पे थोड़ा खरा उतर जाए करना। चलो ठीक है।